कह रहे हैं कि अभी 100 पाउंड का एक बैग होता है, ठीक है, और 400 बैग जो हैं वो एक कंटेनर में आते हैं। ठीक है। प्राइस पर केजी है वो है $3.50 और रेट है 100 रुपये, तो 350 रुपये पर केजी प्राइस है एक बैग की। 300 नहीं, ये कैसे निकाला आपने? सामने दिखे ना क्या लिखा, लेक्चर दे देना, क्योंकि ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना। वो लेक्चर मेरा बंद हो गया। नहीं तो अच्छी बात है, बंद हो गया। अच्छा 350 तो निकालेंगे हमने, $3.5 पर केजी रेट है, हाँ जी। और 100 रुपये उससे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको पहले हम 100 पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे? 100 पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 पाउंड में कन्वर्ट, 350 को जब 100 पाउंड में करेंगे तो वो 15,800। वो कैसे आएगा? वो आ जाएगा 2.2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। देंगे। उसके बाद ये आ गया आपका पर बैग रेट, पर बैग प्राइस रेट, है। ठीक है। बैग को उर्दू में हमारे यहाँ लोग बोरा कहते हैं। बोरा कहते हैं, तो एक बोरा जो है वो 15,880 रुपये का उसकी कीमत है, ये इसकी कीमत है, ठीक है। ये अब सन 2005 की बात हो रही है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम अगले स्टेप पे जब आते हैं तो फिर अब हमने पर बैग उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, ताकि हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकें। ठीक, कंट्रीब्यूशन क्या होती है? तो कंट्रीब्यूशन बेसिकली होती है कि कोई भी आप चीज़ जब बेचते हैं ना, तो कुछ ऐसी कॉस्ट्स होती हैं जो अगर आप वो ना बेचें तो इनकार नहीं होंगी, ठीक है, दे कैन बी अवॉइडेड। वो होती हैं जनरली वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करेंगी विद द यूनिट। ठीक है। कंट्रीब्यूशन बेसिकली होता है कि एनीथिंग दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू द फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो आप एक चीज़ अगर बेचते हैं तो उसमें से आपको कितने रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन मिले। अच्छा भाई साहब, ये कंट्रीब्यूशन का और ब्रेक इवन का क्या ताल्लुक होता है? कंट्रीब्यूशन तो होती है आपकी यूनिट सेल प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, यूनिट सेल प्राइस में से कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, अगर एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो माइनस कर देंगे, ऐसा ही है? सही कह रहे हैं? अच्छा, सही कह रहे हैं। फिर तो इससे क्या आएगा जवाब? इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। किसका? यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ यूनिट जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, और जो ब्रेक इवन है वो मेरे ख्याल में टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड कर दें। क्यों बिलाल साहब, ऐसे ही क्यों करते हैं? यूनिट आप रिड्यूस करेंगे तो आपका वो प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, ब्रेक इवन जो कर देंगे उसके ऊपर ये इसमें तो नज़र नहीं आ रहा कि अगर ये इतने करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, बस इसका जवाब एक्स आया है। तो ये कैसे आया, कैसे ये? इसको हाउ डू डिड्यूस दिस फार्मूला? ये दुनिया की आसान तरीन डिडक्शन में से एक है। पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो थोड़ी सी मुश्किल है। ये थोड़ा इकाई का फार्मूला हैं? इकाई का फार्मूला है। अच्छा, कैसे बताएं? कि हमें हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट एक साइड पे आ जाएगी और उससे टोटल एक और साइड पे आ गई, दूसरी साइड पे क्या आएगा? हमने कहाँ लिखा टोटल? हाँ जी, दूसरी साइड पे क्या आएगा? उससे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस। कोई और रोशनी डाल दो सर। मुझे डाल दो। क्यों बिलाल साहब, और रोशनी डालना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट, हम क्या क्वेश्चन क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट कौन? ये फार्मूला कहाँ से आया, ये क्वेश्चन है। समीर साहब, ये आप इस पर रोशनी डाल दें। वो कह रहे हैं कि जी ब्रेक इवन होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सवाल ये कि फार्मूला कहाँ से आ गया? ये फार्मूला कहाँ से, हाउ टू डिड्यूस इट?
और इसमें मैंने फतवा ये दिया है कि ये दुनिया की आसान तरीन डिडक्शन में से एक है। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके निकल रहा है जितनी भी हाँ वो तो ये इन्होंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे रिकॉल है। चलिए नहीं बताएं। टोटल रेवेन्यू हमारा होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों? कोई भी अगर आप टोटल रेवेन्यू कोई भी जनरेट कर रहे होंगे तो दूसरी साइड पे तो उसकी जितनी भी कॉस्ट इनकर होंगी वही रेवेन्यू। क्यों? रेवेन्यू है, कॉस्ट है। आपने फैक्ट्री लगा दी, कॉस्ट पड़नी शुरू हो गई, आपने सेल की ही नहीं, तो बराबर कैसे होगा रेवेन्यू और कॉस्ट? क्यों बिलाल साहब, बराबर होगी रेवेन्यू और कॉस्ट किसी कंपनी में? जहाँ पे ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन का क्या मतलब है? कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी टोटल एक्सपेंस जो है वो टोटल सेल के बराबर होगा। हाँ, जब टोटल एक्सपेंस टोटल सेल के बराबर हो जाएगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा, यानी आपका प्रॉफिट ज़ीरो होगा। तो प्रॉफिट ज़ीरो होने की ये शर्त है, वैसे नहीं है कि फॉर्मूला ही होगा ना, प्लस प्रॉफिट लॉस। हाँ नहीं प्रॉफिट अब प्लस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट स्लैश लॉस जो भी होगा। पूरा फॉर्मूला इस सेंस में। हाँ। जब आप डिडक्शन करें तब नहीं तो नहीं था। हाँ जी, अच्छा जी, इससे ये फॉर्मूला क्या था मुझे? हाँ बता दें, आपके पास हमेशा राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, आप बता दें। इसमें टोटल रेवेन्यू जितने यूनिट हम सेल करेंगे उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट सेल प्राइस। यूनिट सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इसी तरह होगी। वेरिएबल कॉस्ट है क्वांटिटी हो जाएगी और इसको भी ब्रैकेट में कर लें, ठीक है, और प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो राइट वाली साइड आ जाएगी। ठीक है। क्वांटिटी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय यूएसपी माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा जी, अब वापस हम उस पे आ जाएं जो हमारा ओरिजिनल था। इस इक्वेशन का वो प्रॉफिट जीरो होना जो है वो लाजमी है। उसी को ब्रेक इवन कहते हैं ना, कंडीशन ही बोला जी ये ब्रेक इवन पॉइंट है ना। अगर हमने प्रॉफिट ज़्यादा या कम करना होगा तो अच्छा आगे अब बात ये हो रही थी कि यूनिट हमने वेरिएबल कॉस्ट अभी हम निकाल रहे हैं, डिस्कशन ये हो रही थी। इसका ऑब्जेक्टिव तो वेरिएबल कॉस्ट में कहाँ तक पहुँची थी मनीष साहब? अभी हमने वो किया था, मैंने सिर्फ कहा था कि अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसमें से माइनस करेंगे प्राइस में से तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। अच्छा, अब ये वेरिएबल कॉस्ट के हैं, एक तो आपने बता दी, अभी आपने कोई कॉस्ट नहीं बताई। अभी मैंने कॉस्ट कौन बताई? सर लंच में बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत हाँ जी, आगे बताएं। फिर जितनी भी कॉस्ट है ना आप उसको पर बैग कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर एक कंटेनर की कॉस्ट है 35,000 रुपये और लोकल फ्रेट है उसमें 400 बैग आते हैं तो पर यूनिट 400 से डिवाइड करके आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हर चीज़ को आपने पर बैग में लेके जाना है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज होगा वो बेसिकली लगेगा प्राइस पे, अच्छा, तो उसको आप प्राइस की परसेंटेज कर लेंगे कैसे करेंगे? इनटू 15,880 एक बैग की प्राइस है, तो टोटल वैल्यू होनी चाहिए ना सेल्स की, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई नहीं हम पर बैग निकाल रहे हैं, नहीं होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद फॉरेन डेवलपमेंट है 25,000, वो भी 400 से डिवाइड हो जाएंगे, आगे ये सारे 400 से डिवाइड होते जाएंगे। फॉरेन डेवलपमेंट नहीं है, फॉरेन बैंक है। फॉरेन बैंक का है, हाँ सही, और ऊपर हो गया था।
तो ये सबको सम करेंगे, एंड में आ जाएगा रॉ मटेरियल बेसिकली हमने 1 पाउंड का रेट निकाला नीचे। सबको सम करेंगे, अच्छा एंड में नहीं, मैं कह रहा हूँ सम एंड में करेंगे, बट ये रॉ अच्छा। मटेरियल रह गया, बाकी सारों को इसी तरह निकालेंगे। अच्छा ये रॉ मटेरियल कैसे आया? नीचे जो आया हुआ वो हमने कॉस्ट को निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 81.87 है। अच्छा ये 81.87, इसमें देख के क्या पता लग रहा है किसकी कॉस्ट है? ये पर पाउंड कॉस्ट है कौन से यान की? कार्डेड। कार्डेड, ठीक है। कार्डेड की पर पाउंड कॉस्ट है। कोई सा भी कार्डेड यान होगा उसकी कॉस्ट होगी। नहीं, ये है 30 काउंट है उसका। कोई सा भी कार्डेड कौन होगा का प्राइस कॉटन की यही होगी। नहीं, काउंट से वेरी कर जाएगी ना, वेरी इसलिए कर जाएगी क्योंकि उसके ओपीएस बदल जाएंगे। जब ओपीएस बदल जाएंगे तो फिर वो टोटल बैग्स पर फ्रेम बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। और फिर कॉटन प्राइस जो है वो सेम रहेगी, लेकिन जब टोटल बैग्स पर फ्रेम बदल जाएंगे तो उससे कॉस्ट बदल जाएगी ना, और प्राइस बदल जाएगी ना, तो फिर फर्क हो जाएगी। तो मसलन अगर हम 30 सिंगल या 20 लगाएंगे तो ये कॉटन कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? अगर आप 30 की जगह 20 लगाएंगे ना तो ये 10.3 हो जाएगी ओपीएस, 30 की है 5.5। अच्छा 10.3 होगी। फिर अगर ये 10.3 हो जाएगी, आउंसेस पर स्पिंडल पर शिफ्ट बढ़ गया है तो टोटल बैग्स पर फ्रेम बढ़ जाएंगे ना। चैनल से 10 हो गए। अगर बढ़ जाएंगे टोटल बैग्स पर फ्रेम तो कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी अंदाज़न हो जाएगी कम होकर? कॉस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ रफली गैस वर्क। ओपीएस ऑलमोस्ट डबल हो गए। हो रहे हैं। आधी कॉस्ट तो नहीं होनी चाहिए, पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कॉटन कॉस्ट तो वही है और अब डबल प्रोडक्शन हो गई है, आधी हो जानी चाहिए। आधी हो जानी चाहिए ना, तो ये तकरीबन 40 हो जाएगी। और ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कॉटन पर नीचे नजर नहीं आ रहा। ये क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ कॉटन पर कॉस्ट ऑफ यान नहीं है, ये तो आपने पिछला लेक्चर किया, अगर यान है तो यान कर देता हूँ, यान। इसको चेंज कर दो। कॉस्ट ऑफ यान है ये, पर पाउंड। कॉस्ट ऑफ यान पर पाउंड है ये। जी सर। तो अभी ये पिछला लेक्चर है या अभी वाला लेक्चर है? ये काम किया तो पिछला लेक्चर है। अच्छा, तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ यान में सारी कॉस्ट शामिल है? सारी कॉस्ट से मुराद मिसाल के तौर पर बिजली का बिल एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं किया हमने, तो सिर्फ इसमें कॉटन की कॉस्ट निकाली है। हाँ, वो नहीं, वो शामिल नहीं है। तो ये कॉस्ट फिर टेक्निकली तो फिर कॉस्ट ऑफ कॉटन होती है। अच्छा इसमें सिर्फ हमने यील्ड की एडजस्टमेंट की है और ठीक है। सीड ऐड की है। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सवाल वैसे सही है, क्योंकि यहाँ की कॉस्ट में एक्चुअली कॉटन तो एक पोर्शन है, बाकी सब कुछ भी होना चाहिए। तो वो फिर हम ऊपर कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। ये बेसिकली हमने उसका सिर्फ कॉटन पोर्शन निकाला है। कॉस्ट ऑफ कॉटन इन यान। इन यान ऑफ 1 पाउंड। ठीक है, तो जब हम 30 सिंगल बनाएंगे तो हमारी जो कॉटन कॉस्ट आएगी वो 81 रुपये पर पाउंड होगी, लेकिन अगर हम 20 सिंगल बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट तकरीबन 40 रुपये पर पाउंड पे आ जाएगी कॉटन की कॉस्ट। जी। और अगर हम मसलन ये बना रहे हैं 6 सिंगल या 7 सिंगल वो फिर और कम हो जाएगी ना, तो फिर तकरीबन 13 रुपये पर पाउंड कॉटन कॉस्ट हो ये जाएगी। से एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, या प्रोडक्टिविटी कह लें इसको। ये फैसला कर Productivity लें वाला एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में कौन सा? तो जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है हाँ, तो धागे में आपकी कॉटन की कॉस्ट कम हो जाती कम है। होती जाती है। ठीक है बिलाल साहब, ऐसे ही? इसके साथ उससे लिंक नहीं। अच्छा क्यों? क्योंकि वो तो हमने लिया है कि जो कॉटन प्राइस ऊपर है उसके हिसाब से ये वाली वर्किंग की हुई है। वो जो है ना टोटल बैच पर फ्रेम, वो तो उसका उसके साथ लिंक है कि अगर आपका काउंट चेंज होगा उसके हिसाब से वो आपके ओपीएस जो उसके रेलेवेंट है वो चेंज होंगे, और पर फ्रेम के हिसाब से टोटल बैच वो उसका। तो फिर ये जो कह रहे हैं वो आपको समझ नहीं आई या इनको आपकी बात समझ नहीं आई? मुझे तो नहीं बात नहीं। आप दोबारा से समझाएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे कॉटन कॉस्ट का लिंक नहीं है। क्यों लिंक नहीं है आप काउंट है समझाएं। ना उसका उसके साथ लिंक नहीं है, ये रजिस्टर कॉटन प्राइस। ये तो हमने वैसे ही को लिया है कि मान के ऊपर जो कैलकुलेशन हमने किया वो बता। नहीं, बट अगर उससे लिंक नहीं है
मोटा होता जाएगा तो कॉटन उसमें ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। लगनी तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये वाली जो कैलकुलेशन है इस तरह से नहीं, लेकिन ये बहुत लॉजिकल नहीं है, अगर धागा मोटा होगा तो उसमें कॉटन ज़्यादा क्योंकि लगेगा। हम पर पाउंड कर रहे हैं ना, तो अगर हाँ फिर नहीं होगा। तो फिर ये जो सारी कैलकुलेशन थी इसको मिटा दो, ये तो हम 13 रुपये पे पहुँच गए थे पर पाउंड। क्योंकि वो हम पर पाउंड कर रहे हैं। चले नहीं, लेकिन एक दिन में सोचते हैं अच्छा अभी नहीं मिटा, वापस लिखूँ? नहीं मिटा दें वो तो ठीक है। जब आउंसेस पर स्पिंडल हम बढ़ा देंगे तो आपके टोटल बैग्स पर फ्रेम बढ़ जाएंगे। नहीं हमें फॉर्मूला नहीं देखने देंगे ना। फार्मूले देख के क्या होगा? फार्मूले सुनो किसी को भी नहीं देखने चाहिए यहाँ के, ये तो घर से देख के आने होते हैं। नहीं मैंने देखे देखा बट एक्चुअली तो फिर टोटल बैग्स पर फ्रेम। चलें आप बताएं, मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, आप जो फार्मूला देखना चाहते हैं। यही टोटल बैग्स पर फ्रेम कैसे कैलकुलेट टोटल बैग्स पर फ्रेम ये है जी, टोटल आउंसेस पर डे को 16 से डिवाइड करके तो अगर आउंसेस बढ़ जाएंगे ये भाई साहब इतनी देर आप ये बताएंगे आउंसेस को 16 पे क्यों डिवाइड किया? 1 pound is equal to पाउंड को कन्वर्ट किया ना। 16 ounces। नहीं आप अपना जवाब बताएं। अच्छा अगला फार्मूला बताइए कौन सा देखना आप? अगर B26 बढ़ेगा तो इसको तो बढ़ना ही चाहिए वैसे। फिर तो बैग्स पर फ्रेम बढ़ेंगे ही। जाहिर सी बात है। अगर बैग्स पर फ्रेम बढ़ेंगे तो नीचे वाला टोटल बैग्स पर फ्रेम में है। जी टोटल बैग नीचे वाला होता है नीचे ये। भी है ना, अच्छा ये भी बढ़ेगा। मुझे बता दें कि मैं गलती कर रहा हूँ, कंफ्यूज बिकॉज अगर ये भी बढ़ जाएगा तो यहाँ तक तो मैं ठीक था। अब आती है बात कि कॉटन प्राइस। चलिए बिलाल साहब बताएं क्यों क्या गलती कर रहे हैं? इसके ऊपर जो है ना वो है हम बैग्स को कर रहे हैं, नीचे है कॉटन। ये अगर आप देखें फॉर्मूले पे तो लिखा हुआ है कॉटन प्राइस पर मंथ। एक मंथ के अंदर जितनी है उसकी प्राइस है। अब एक मंथ की उसके हिसाब से ना एक मंथ की प्राइस जो है वो आ जाएगी। आगे है कॉटन कॉस्ट, जान का ऊपर वो एक लेदर सेक्शन है, उसको इसके साथ नहीं क्लब कर सकते। नहीं आगे उस कॉटन की जो है जितना यान प्रोड्यूस होगा उसकी यील्ड बेस्ट में लिखी हुई है, वो है नीचे आ रही 82%। यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ है ना ये, उसके हिसाब से हमने आगे कैलकुलेशंस करके ये निकाली हुई है रजिस्टर्ड कॉटन। नहीं बट मेरा सवाल फर्क है ना। मेरा सवाल ये है जो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मुझे समझ आ गया था। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जब बैग ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे पर फ्रेम तो कॉस्ट कम होनी चाहिए ना, क्योंकि एक फ्रेम पे आप अगर 300 बैग निकालें या 400 बैग निकालें तो चलिए जी और किसी के क्या राय है? जब बैग ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कॉस्ट तो कम हो जाएगी कॉटन। ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो बाकी कॉस्ट कम होगी। फिक्स कॉस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ बैग हो रही है सारी कम हो जाएगी। हाँ लेकिन जो कॉटन कॉस्ट है वो तो एक बैग जो 100 पाउंड कॉटन का कॉस्ट सेम रहेगी। वो तो वही रहेगी ना, वो तो हम तो 100 पाउंड की बात कर रहे हैं या 1 पाउंड की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ कॉटन है बट वो दूसरी चीज़ चेंज हो जाएगी। अगर मोटा हो जाएगा तो धागे की लेंथ कम हो जाएगी, वजन तो पाउंड का पाउंड ही रहेगा, पतला हो जाएगा। लेकिन मेरा इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आप ओवरहेड्स की बात करें वो कम हो जाएंगे। हाँ तो हो जाएंगे। पिछले लेक्चर में तो वो डिस्कस ही नहीं हुआ ना, ये तो पिछले लेक्चर की इन्फॉर्मेशन। तो कॉटन कॉस्ट जो है वो इन रिस्पेक्टिव ऑफ जान पाउंड वो वही रहेगी। वही रहेगी। यानी अगर वैसे क्लियर हो हाँ अभी बात तो समझा। एक और सवाल खड़ा हो गया कि काउंट चेंज होने से यील्ड क्यों नहीं चेंज होती? यील्ड पे भी तो कुछ फर्क आना चाहिए। क्या 30 के और 40 के धागे की यील्ड और 20 के धागे की यील्ड एक ही? 40 को कंफ्यूज ना करें, कार्डेड यहाँ पे रहे ना जनरली 40 अब कार्डेड बन जाता है, पहले नहीं बनता था। और अगर आप कार्डेड से बनाएंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ी यील्ड का चेंज करना पड़ेगा, बट 30 और 20 में क्या फ़र्क होगा यील्ड में? और क्यों होगा? क्यों वजह को वजह भी बताएं ना क्यों होगा? मतलब आप एक जरा ज्यादा फाइन धागे की तरफ जा रहे हैं, ब्रेकेजेस वगैरह जो होनी है उसकी वजह से जो वेस्टेजेस होने हैं, फाइन करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉटन को भी जरा ज्यादा कार्ड करना पड़ेगा। कॉटन को ज़्यादा कार्ड करना पड़ेगा मतलब
जरा बेहतर कॉटन निकालने के लिए ज्यादा मतलब कि टेक्निकलिटी तनवीर साहब का सवाल कि अगर आपने बेहतर फाइन धागा बनाना तो जाहिर बात है पीछे से आपको कुछ फाइनेंस ज्यादा लेनी पड़ेगी। वो एक सर्टेन रेंज है ना आपकी कि आप कार्डेड यार्न जो है वो किस काउंट तक बना सकते हैं। अगर पाकिस्तानी कॉटन की इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली आप 30 से 32 तक का काउंट चलाते हैं कार्डेड पाकिस्तानी कॉटन के साथ कार्डेड यार्न। जब आप 40 पे जाते हैं फिर आप काउंट करने शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी कॉटन। तो वो ऐसा जो है वो 10 का भी बना रहे हैं, 7 का भी बना रहे हैं या 30 का भी बना रहे हैं। आप एक ही स्टैंडर्ड कार्डिंग मशीन से मटीरियल लेते हैं आप ही चेंज कर यानी कार्डिंग का सेम कॉम्बिंग में जाकर आप चेंज करें। नहीं कॉम्बिंग नहीं कर रहे अगले प्रोसेस में आप अपने वो रोबिंग के साइकिल काउंट कर देते हैं लेकिन बेस का कोई वेरिएशन नहीं है। बल्कि जो भी आपने मतलब ये रोविंग के स्लाइडिंग के आप काउंट कर देंगे जाहिर बात है वो काउंट कर देंगे ये भी कोई फर्क नहीं आता। ये जो मुख्तलिफ मिलों का धागा होता है उनके दरमियान फर्क भी होता है और बाल का 19 20 21 22 मतलब जरा फर्क ज्यादा होता है। ज़्यादा भी हो सकता है। जाहिर बात है एक मिल ने जरा अच्छा धागा बनाना है तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल पीछे प्रोसेस के अंदर कि मैं ज्यादा वेस्ट निकालूंगा ज़्यादा वेस्ट निकालने से अच्छा धागा नहीं बनेगा। अच्छी मशीनरी और अच्छी कॉटन से बनता है या आपका कंट्रोल कितना है अपनी मशीन के उससे बनता है। कॉटन की स्टेपल लेंथ अच्छी जैसे हम ये स्विंग में देखते हैं कि हमारे मशीन और ऑपरेटर दोनों अच्छे हैं तो बड़ी फ्लॉलेस सीन होती है और जहाँ छोटा सा भी काम करा होता है किसी भी साइड पे तो वहाँ से पकड़ी हो जाती है। तो ये चेंज नहीं होती काउंट के साथ। हाँ जनरली नहीं होती, एक मिल में नहीं होती। एक और मिल है वो कहती है मैंने तो मसलन 7 सिंगल बनाना है और मैं उसमें वेस्ट डाल के बनाऊंगा तो अब वो धागे की क्वालिटी फ़र्क हो जाएगी। होगा अगर रिंग्स पानी बट वो ज़रा घटिया धागा होगा और 7 सिंगल वेस्ट डाल के बन सकते हैं। दोनों मिले सेम करें तो सेम है दो मिलों नहीं वो क्यों फर्क है? मशीनरी पे डिपेंड करता है ना कि मशीन जो है पुरानी होगी तो उसमें क्या लॉस ज़्यादा होगा? कीमत मशीन की भी सेम होगी तभी फर्क आएगा क्योंकि आपकी सेटिंग्स पे भी डिपेंड है हमारी वीडियो जो उसको सेट कर रहे हैं क्योंकि मशीनों की सेटिंग ऑटोमेटिक नहीं है कि आप फिर उसमें मतलब ये है कि जो मशीन में धागा लॉस हो रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। फाइबर लॉस हो रहा है। क्योंकि इन मशीनों की सेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम से नहीं होती कि जैसी परफेक्ट होगी मैनुअली की जाती तो हर बंदे को आता है। वो तो फिर बड़ा आसान है ना कि आपको पता है कि उस मशीन उनका यील्ड कम आती है तो आप बस वो सेटिंग कर लो। शेयरिंग नहीं होती शेयरिंग तो बड़ी आसान है, आप बंदा रखिए उनका शेयरिंग भी होती है कहना सौखा काम है। नहीं आपके में मशीन की सेटिंग क्या होती है मुझे नहीं एक्चुअली अंदाजा तो इसलिए आसान नहीं होती ना। मशीन की सेटिंग ये नहीं होती कि आपने कंप्यूटर में जाके ऐड कर देना 2 + 2 = 4 वो ऐसे सेटिंग है ना वो जाके आपने उसको नट घुमा के तो उसको सेटिंग है। हाँ सारी जजमेंट पे सेटिंग है ना एक्चुअली ह्यूमन जजमेंट पे सेटिंग है और वो इतनी फाइन किस्म की सेटिंग है कि दैट इज अराउंड 1000 ऑफ एन इंच तो बेसिकली एक बंदा नहीं कर सकता आप ये कहना चाह रहे तो वो हो। एक इंजीनियर नहीं कर सकता। नहीं वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा काबिल फोरमैन और काबिल GM होगा उसकी यील्ड थोड़ी बेहतर होगी। नहीं बट मैं समझ गया बट इसका मतलब ये है कि फिर अगर मैंने किसी काबिल मिल का फोरमैन रख लिया तो मेरी भी बेहतर रहेगी। हाँ कितनी बेहतर होगी यूँ नहीं होगा कि 82 से बढ़ के 86 हो जाएगी। नहीं बट इतना फर्क भी शायद ना हो क्या ओरिजिनली फ़र्क जनरली नहीं बंदों में नहीं दो मिलों में अगर मशीनरी सेम है अगर मशीनरी सेम है तो इतना फ़र्क भी है तो 82 से 86 होने का चांस ज़रा कम है। 2-3% का फर्क भी हो सकता है 2% का तो होगा तो फिर यानी फोरमैन तो बहुत इंपॉर्टेंट फोरमैन या खुद GM बड़ा इंपॉर्टेंट जो भी चलाने वाले सारे इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ ये भी हो सकती है जो हम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि आप पूरी मिल में एक ही काउंट बनाते हैं सारी ज़िंदगी वही बनाते रहें आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेटिंग फाइन ट्यून होती जाएगी फिर को फोरमैन छोड़ भी जाएगा तो सेटिंग चेंज ही नहीं करनी होगी। चाइना ये इस तरह के मॉडल पे नहीं चलता। चाइना में कुछ मिलें ऐसे ही चलती हाँ जो एक ही काउंट बना रहे हैं उसमें तो फिर ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है वो सारा कुछ हिसाब से डिज़ाइन किया एक ही कौन बना भी होते हैं तो ज़्यादा आप नेचुरल फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वेरिएशन आती है फाइबर वेरी कर रहे हैं एक साल की ड्रॉप ऐसी है हाँ अगले साल की तो कैसी आप हर टाइम कंटिन्यूअसली सेटिंग में होते फिर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी ये भी बात सही। अच्छा वो उससे सेटिंग क्यों चेंज करेंगे कि अगर क्रॉप पूरी आ गई है यानी उसकी स्टेपल लेंथ कम आ गई है उसकी बेस पे स्टेपल लेंथ कम आ सकती है उसकी
जो फाइबर थिकनेस है डेंसिटी है वो चेंज हो सकती है। Trash content change पहले आप फिर चलाने से पहले हर एक फाइबर का टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग होती है, लैब होती है, हर स्पिनिंग में एक एलेबोरेट लैब होती है। एवरी बेल इज टेस्टेड। और उसमें मिलियंस की मशीनरी होती है टेस्टिंग की। तो चलाने से पहले आपने टेस्टिंग करनी है कि मेक श्योर कि यील्ड कम से कम। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप एक सर्टेन डैश बना देते हैं जिस लेट से आपकी डेली कंजम्पशन है 100 बेल्स ऑफ कॉटन। ठीक है। तो आप कहते हैं कि इसमें मैं हर दूसरे दिन तो अपना ब्लेंड नहीं बदल सकता, तो आप एक बैच लेते हैं जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ 3000 बेल्स का एक ब्लेंड उठा लें और उसकी मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ और उसकी एवरेज रिजल्ट मेरे पास आ गई और उसको मैंने इस तरीके से डेली चलाना है कि हर रोज़ वो 3000 की इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर काउंट फर्क हो तो सेटिंग फर्क करनी पड़ती है? काउंट फर्क हो उसकी सेटिंग कार्डिंग से अगले प्रोसेस में करनी पड़ती है। कार्ड यानी इनिशियल प्रोसेस। जहाँ पे बेस निकाल रहे हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहे, अगले प्रोसेस में चेंज होता जाएगा ना। जहाँ पर धागा बन गया मोटा धागा बना है फाइबर, उससे ऑनवर्ड भी चेंजिंग होती है। उससे ऑनवर्ड चेंजिंग होगी। अच्छा, और ये चेंजिंग चंद मिनटों में होती है, चंद घंटों में होती है, चंद दिनों में होती है? नहीं, ये क्योंकि वो क्या कहते हैं बैच प्रोसेस है तो हर लेवल पे जहाँ जहाँ चेंज ओवर आ रहा होता है वहाँ हो रही होती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा नहीं लगता। अरे चंद घंटे लगते हैं, तो चंद घंटे पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। क्योंकि ये सारी मशीनें इकट्ठी नहीं ना होती, तो एक सर्टेन सेट के नहीं, ऊपर हर वक्त पे हर मशीन चल तो रही होगी ना। चल रही होती है, तो एक ही मशीन के अंदर वो टाइम दिया जाता है, वो एक एक करके बंद होती जाती है, चेंज होती जाती है। ऐसा प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होती। फिर वो रेजोनेंस वाली बात और स्ट्रांग होगी ना कि अगर आप एक ही चीज़ चला रहे हैं तो फिर आपका ये सारा चेंज ओवर बच जाएगा। एक तो वो आप एफिशिएंट ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, फिर आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस आप एक ही चीज़ चलाई जा रहे हैं, आपकी मशीनें रुकेंगी नहीं, आउटपुट भी बढ़ जाएगी। वो तो एक सर्टन, वो तो स्टैंडर्ड है ना यार, और आई एम अज्यूमिंग वो और उसका भी फ्रीक्वेंसी कम होगी। टाइम के बाद उसको करना होगा, इतने में क्या प्रोड्यूस हो गया है। बट वो तो थोड़ा इनफ्रीक्वेंट काम होगा ना। हर मशीन महीने में एक दफ़ा लाजमी महीने में एक बार होती है। और पाकिस्तान में ये करते क्यों नहीं है? क्या यानी एक ही काउंट है, दो काउंट के ऊपर फिक्स है। फिक्स करना बड़ा मुश्किल काम है। उनकी डिमांड कम है, सेल उतनी नहीं होती। चाइना बड़ी मार्केट है, आपकी जो मार्केट फ्लक्चुएशन है वो आपको मजबूर कर देती है, कभी ये चलो कभी वो चलो कभी नहीं। वैसे पाकिस्तान में तो करते हैं, ये आपका इब्राहिम ग्रुप है, वो इसका ही मॉडल है, वो उसके पास कैपेसिटी है, वो स्टॉक कर लेता हाँ, है, एक ही काउंट चलाता है और वो जब नहीं बिक रहा होता तो रखी जाता है, बेचता नहीं। मेरे ख्याल है एक पाक कुवैत भी है जो 40 पीसी है ना, उसकी मिलें जनरली यही करती हैं, उस वक्त तो यही करती थी। तो तीन लेकिन आप इब्राहिम की डबल है, हाँ डबल है, 40 पीसी का रेट निकालती है ना। हाँ, वो 40 पीसी बना रहे हैं, वो 40 पीसी ही बनता रहता है। प्लस उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो सस्ता नहीं बेचते। अगर मार्केट गिर गई है तो दे स्टॉप सेल गोदाम पर। उनका वैसे थ्रेड भी अच्छा होता है, टॉप का थ्रेड। ऊपर का लेवल वो है, और टॉप होने की एक वजह ये भी है कि उनका चेंजेस कम होती हैं, एक ही नहीं बल्कि होती ही नहीं। क्योंकि उसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा काम है। तो वो 40 पीसी बनाते रहेंगे और उसका रोज सुबह उठ के आपने रेट चेक करना ना 40 पीसी का क्या रेट है। तो आप मतलब पाक कुवैत से या किसी मुझे नहीं पता पाक कुवैत एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो कहेंगे अभी डबल ए का रेट नहीं आया। तो डबल ए का रेट जब आ जाता मार्केट में फिर बाकी लोग उसके हिसाब से अपना रेट रखते हैं। उससे निचली लेयर उससे 10 रुपए सस्ती होगी, फिर उससे निचली उससे भी 10 सस्ती, फिर उससे निचली बेंचमार्किंग हुई है। हाँ, डबल ए क्या है? ये इब्राहिम ग्रुप की कंपनी है, स्पिनिंग मिल है। मतलब वो एक यूनिक एग्जांपल है स्पिनिंग में पाकिस्तान में, जैसे इंटरलूप को हम कहते हैं ना स्टॉक के हिसाब से, जैसे वो स्पिनिंग में। अच्छा, बात है ना इब्राहिम। हम मिल रहे हैं तो खैर उसकी रास्ते में है ना, फैसलाबाद शहूर आगे ज़्यादातर है शायद। अच्छा जी, ये क्या फिर अब आप कहाँ पहुँचे थे, याद आया आपको? फिर अब याद आ गई कि वो जो बैग है ना उसका उस कॉटन कॉस्ट से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और ये जो हमने वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल निकाली है, बेसिकली कॉटन कॉस्ट है ठीक है। उस यान की। तो इसका क्या वो नीचे तो तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, वो क्यों किया? क्योंकि एक बैग में 100 पाउंड 100 पाउंड होगा, ठीक होगा जी। 100 से मल्टीप्लाई करके फिर निकला। सारे को सम किया हमने, ठीक तो है। 8612 है, उसको हमने प्राइस से माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आपकी आ गई 7269। इसका मतलब बहुत नफ़ा हो गया 15,000 में अगर 7,000 कंट्रीब्यूशन है। क्यों जी भाई साहब, ऐसा नहीं? 15,000 में अगर 7,000 कॉस्ट हो तो बहुत ज़्यादा नफ़ा नहीं आएगी? नहीं
फिक्स कॉस्ट रहती है। फिक्स कॉस्ट रहती है अभी, अच्छा वो कितनी है? अब ये तो हमने वेरिएबल की है। हाँ अभी उन्होंने फिर पर फ्रेम कन्वर्ट किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन को। अच्छा वो कैसे किए? एक फ्रेम में जितने बैग्स बनते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा कितने बनते हैं? नीचे होगा या आपने 30 का काम लिया होगा। तो नीचे होगा ना, कौन सा? जिस पे मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है। और ये थर्ड फाइव बनते हैं ये। पाँच फाइव बार। बनते हैं ना, पर उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा। ठीक होगा। और अगर अब मैं सिर्फ सोचूं बैग के, तो जो बैग ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर फ्रेम बढ़ जाएगा, तो हाँ ये फायदा ये हो जाएगा, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट पर फ्रेम तो फिक्स ही रहेगी, फिक्स ही रहेगी, ठीक हो गया। तो इस तरह फिर आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अच्छा और फिर जितने फ्रेम है उनको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट पर फ्रेम को और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आता है? नहीं मैंने ये नहीं मैं अंदाजन करना पड़ेगा। 14,000 10 1.5 15,000 कर लेना। 15,000 तो 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख 1.5 लाख हो गया? 1.5 लाख क्या पहले चीज़? 10 से किया ना, 10 क्या है? 46 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना मेरे से। अच्छा अच्छा फिर 4 से करूँगा, ठीक है करें। 6 लाख हो गया। ठीक है। 7 लाख के करीब आ जवाब आएगा, वो दुनिया को तो 20 वो क्या 20 मिलियन है ना। हाँ 2 करोड़। तो ये मल्टीप्लाई का नंबर ऑफ डेज और मंथ करते हैं। हाँ अच्छा इसको मल्टीप्लाई करें 7 ये लाख मैंने को। लिखा नहीं है ना कि ये जो 20 मिलियन है ये एक महीने का है, ये एक दिन का है। नहीं वो जिन्होंने तैयारी करके आते हैं वो पहले सारे फार्मूले पढ़ के आते हैं, नहीं क्या है, तो उनको पता लग जाता है। यही तो इसके कोर्स की खूबसूरती है कि आपने तैयार हो गया आना है। ये वाजिद साहब को तो अच्छी तरह पता है, उन्होंने पूरा कोर्स किया हुआ। पूरा तो पहले किया है। मगर मेरे पास मेरे स्टूडेंट है ना ये। लेकिन जो आपने लेक्चर्स अपलोड किए हुए वो फर्क है। वो उनसे फर्क है। वो फर्क है। नहीं है ना सर। उसमें ये निकाला ही अच्छा। ये है ही नहीं है उसमें। मैं ऐसे नहीं कह रहा। चलें आप कैलकुलेटर यूज़ करके अब बताएं क्या हो। लाइक कि- लेक्चर में तो ये वैल्यू नजर आ रही है, देख के बताएं क्या है। 10 70 महीना लगा है सर, 3 महीने का है। मंथली प्रॉफिट है ये, 2 करोड़ का मंथली प्रॉफिट है, तो स्पिनिंग का बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। आपकी पिछली उस लेक्चर वाली शीट से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा रेट में लॉस है। वो क्विज में था ना। रेट में बहुत लॉस है बाकी। वो आपने बहुत ही पहले वो डालना है ना उसमें। है? उसमें 65 रुपए कितना रेट है उसमें 60 रुपए डाला 60,648 जो है ना वो लॉस आता है प्रॉफिट पर फ्रेम। अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि अगर ये पाउंड ज़्यादा बनेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी और फिक्स कॉस्ट यही रहेगी। जी। इसका मतलब है कि आप 30 सिंगल के बजाय मसलन 20 सिंगल बना लें, तो आपकी कंट्रीब्यूशन रफली 20 सिंगल बनाएंगे तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? अगर आप 20 सिंगल बनाएंगे तो टोटल बैग्स पर फ्रेम बढ़ जाएंगे, बट 20 सिंगल की प्राइस फर्क नहीं होगी, फ़र्क होगी। तो फिर उस पर डिपेंड करेगा। अगर प्राइस सेम होगी सपोज तो फिर ऐसे ही होगा, फिर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ जाएगा बिकॉज आप ज़्यादा बैग बनाना शुरू हो गए। ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होनी चाहिए मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अच्छा तनीज़ा आ गया में फिक्स चेंज होती है जब आप 30 की 20 बनाते हैं, हो जाती है, वो ज़रा समझा दें उनको कि कैसे होती है। जब आप फाइनल काउंट चलाते हैं कोर्सर के मुकाबले में तो आपकी मैन पावर भी कम हो जाती है किसी हद तक, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो जाती है। बट विद द assumption कि ओवरऑल पूरे महीने में वो चला है, क्योंकि आप बंदे फायर कर देंगे। अगर सपोज महीने में से एक हफ्ता आपने चेंज कर दिया अकाउंट तो आप बंदे फायर तो नहीं चलो ये assumption ले नहीं है, ये assumption फिर ठीक है। पद नहीं ले लेना। मतलब आपकी एक फैक्ट्री है उसमें पूरा महीना अगर 30 चलाना है या उसके पास प्रोग्राम है कि उसने 2-3 महीने 30 चलाना है तो वो ये काम करेगा। तो बंदे फायर कर देंगे 2 महीने के लिए। प्लस आपकी जो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी। कोर्स यानी कि फाइनल पे ना पावर कंजम्पशन भी कम होगी। पावर कंजम्पशन कम होगी कि आपका जो ड्राफ्टिंग लोड कम हो जाता है ना, आपकी जो जब कोर्स कम हो जाता है तो आपकी बिजली ज़्यादा खाते हैं स्पिंडल। जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। नहीं फाइन नोट बनाने के लिए आपकी स्पीड्स बढ़ेंगी रोलर्स की। रोलर की स्पीड
स्पीड बढ़ती है हाँ, लेकिन जो कार का कॉफ जो वेट है ना जो आगे का वजन है वो क्योंकि काम फाइन काउंट बनाने के लिए रोलर की स्पीड बढ़ेगी क्यों? उनको समझाने क्यों बढ़ेगी जी फाइन काउंट बनाने के लिए रोलर की स्पीड? ड्राफ्टिंग ज़्यादा देनी है। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग ज़्यादा देनी है तो फ्रंट रोलर की स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग ज़्यादा देने का एक ही तरीका है क्या? ड्राफ्टिंग ज़्यादा देने का एक ही तरीका है कि फ्रंट रोलर की स्पीड बढ़ाई जाए या कोई और तरीका भी है? नहीं नहीं, जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है उन्होंने पता होना चाहिए। कौन मोटर जो होती है वो कौन से रोलर को चलाती है? ड्राइव सारे रोलर्स की मोटर से ही आनी होती है ना। नहीं नहीं, अब आपने डायरेक्ट ड्राइव, सबसे डायरेक्ट ड्राइव किस चीज़ को जा रही है? यानी मोटर से ड्राइव निकली, सबसे पहले किस चीज़ को मिलेगी? ये पता मतलब मैंने तो आपसे पहले पढ़ा था, मुझे तो पता दूसरी तो पता नहीं। ये नहीं तो चौथी पढ़ा है सही, यही तो मतलब है वोट से पढ़ने वाली बात है। कि डायरेक्ट ड्राइव का किस रोलर बैक रोल को कभी भी डायरेक्ट ड्राइव नहीं जाती और लॉजिकली जा भी नहीं सकती। फ्रंट रोलर पे फ्रंट रोल को ड्राइव एक्चुअली जब भी जाती स्पिंडल को, मेरा ख्याल है स्पिंडल को ड्राइव है, स्पिंडल और फ्रंट रोल पे जा रही है। तो स्पिंडल से टीसीपी आप चेंज करेंगे तो वो फ्रंट रोल को दे दे। नहीं आ रहा बेटा, मुझे समझना काफी मुश्किल है। तुम्हें जानते नहीं इसमें देखिए बुनियादी तौर पे जो आपकी फ्रंट सामने पास में क्या बात है कि जब हम ड्राफ्ट चेंज कर रहे हैं तो आप बैक रोल पीछे रोल की स्पीड को कम कर रहे हैं, तो अगले की अगर उतनी ही या पिछली कम हो गई तो ड्रॉप बढ़ गया, खिंचाव बढ़ गया। सही पीछे वाला डिलीवरी स्लो हो गई, आगे की उतनी ही चल रही है तो उसने ज़्यादा खींचना शुरू कर दिया। एक मुझे कॉमन सेंस से एक सवाल का जवाब दें। पहले मैं थोड़ा सा ना ये प्रोसीजर सर इस पे ड्रॉ कर दूं ताकि मुनीब को भी समझ आ जाए। इशू ये है कि ये स्पिंडल घूम रहा है और यहाँ पे बैक रोल हैं, फ़र्ज़ करें बस दो ही हैं, वैसे तो बीच में भी होंगे। ये फ्रंट रोल है, ये बैक रोल है, ठीक है। आपके पास अगर मसलन 20 सिंगल का काउंट है तो रोमिंग कितने की होगी? 0.8 की रोमिंग होगी। और 30 सिंगल का काउंट है तो रोमिंग कितने की होगी? 1.1 की होगी। तो इसके अंदर जो आपको ड्राफ्ट देना है वो वाइसा कितना होगा? ड्राफ्ट से मुराद उसकी है जो उसको खींचना है, रोमिंग आ रही है ना तो आपने उसको खींचना है। 0.8 काउंट से अगर आपने 20 बनाना है तो कितने टाइम्स खींचना है? क्यों भाई साहब इसमें कितनी होगी? ये 0.8 है, ये काउंट है जो रोइंग पे लगा हुआ है। बट वो धागे की already- तो कितना खींचेंगे? धागा ये मोटा धागा है, उससे बड़ी है। हाँ मुझे समझ आ गई, बट वो मोटा धागा है। उसका फार्मूला होता है जो स्प्लाइस होता है उसका भी काउंट होता है। Supplies? स्प्लाइस नहीं, वो स्लाइवर क्या था वो? हर चीज़ का काउंट होगा। उसका भी काउंट होता है। काउंट तो आप लैब का निकालें, काउंट आप बंदे का निकाल लें। हाँ हाँ ठीक है, और उसका क्या काउंट होता है? क्यों बिलाल साहब बंदे का काउंट निकाल सकते उसका 0.1, 0.8 पॉइंट इसका भी काउंट होता हैं? मतलब साहब निकाल लें। बहुत ज्यादा, बहुत मोटा नंबर होता है ना, छोटा। क्लास का काउंट साढ़े का नहीं मतलब साहब बंदे का काउंट निकाल सकते हैं। बिलाल साहब कह रहे हैं निकाल लेकिन सकते हैं। उसमें थिक प्लेसेस जरा ज्यादा ज्यादा। चलो ठीक है, बट कैसे ज्यादा निकालेंगे? हो गया। कैसे निकालेंगे बंदे का काउंट? टू वेट रेशियो ही है लेंथ और वेट का रिलेशनशिप है ना, तो बंदे का काउंट भी निकलेगा। अच्छा, तो हर चीज़ का काउंट हो सकता है, जिसकी भी आप लेंथ माप सकते हो और जिसका वजन कर सकते हो। ये स्लाइवर के बाद रोविंग का जो बना है वो 0.8 काउंट का है, ऐसे ही है। जो 20 में भी होगी। अब 0.8 काउंट को आपने 20 में कन्वर्ट करना है, उसको खींचना है और ज्यादा। तो कितना खींचेंगे? 20 टाइम वो बिलाल साहब का सवाल था। देखें ये अभी 0.8 है ना, तो फर्ज करें उसकी एक सर्टन वो होगी ना, थिकनेस होगी जो भी होगी, यानी वेट पर यूनिट लेंथ है। आप रफली समझें कि ये लेंथ, ठीक है। और आपने 20 बनाना है तो 20 टाइम्स खींचेंगे। 20 टाइम्स है। फार्मूला की लगे, नहीं बट वो क्या फार्मूला की लगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हाँ, फार्मूला direct। क्या लगा? 1 से 20 बनाने में 20 टाइम खींचना था, फार्मूला क्या लगा? एक 20 टाइम खींचना, किस चीज का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम? खींचने का? ड्राफ्ट, हाँ ड्राफ्ट कितना होगा? कि कितना खींचना? फोर्स कितनी चाहिए? 1/20 तो 20 हुआ। कितना खींचेंगे? कितना लंबा करेंगे? हाँ
हम जैसे रबर होता है ना, आपने रबर पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, अगर डायरेक्ट होगा फिर तो मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, अगर रिलेशनशिप डायरेक्ट है। तो मल्टीप्लाई बाय 20 किसको करेंगे? यानी आप रोमिंग पहले- फर्स्ट करें, रोमिंग का अकाउंट 1 है अगर और आप- यान का अकाउंट 20 है, तो मल्टीप्लाई 20 से किसको करेंगे? अगर पहले 1 cm का एरिया था वो 20 cm में चला जाएगा ना। तो मल्टीप्लिकेशन हो एरिया का तो लफ्ज़ ही गलत नहीं, एरिया लफ्ज़ गलत है, लेंथ का लफ्ज़ सही है। डेंसिटी है बेसिकली। है। लेंथ ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? डेंसिटी जो है क्या नाम है उनका समझ। नहीं, डेंसिटी में तो दोनों चीज़ें हो गई ना। देखें, 1 cm की जो लेंथ है वो 20 cm में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर दिस। ऐसे ही हो रहा है। 1 cm की लेंथ 20 cm में कन्वर्ट हो, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बट आई एम नॉट एबल। मैं आपको ब्रीफली कहूँगा, वक्त कम रह गया, मैं ब्रीफली बताऊँ। देखिए, काउंट है लेंथ और वेट के अंदर रिलेशनशिप, ठीक है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे 1 यार्ड है आपके पास, उसका एक सर्टन वेट होगा जो फर्ज करें x है, ठीक है, और हम कहते हैं इसका जो काउंट है वो 20 है। ठीक है। अगर काउंट 30 हो तो इसका 1 यार्ड का वेट कितना होगा? और अब ये इनडायरेक्ट काउंट है, तो हमें वैसे पता है कि जब काउंट बड़ा होगा तो धागा पतला हो जाएगा। वेट कम, पतले का लफ्ज़ गलत है, उसका वजन पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा। तो फिर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 50% इंक्रीज हुई है उसका, 20 से 30 गया है, यही रिलेशनशिप होगा अगर डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है, Indirect है, English but count indirect proportional होता है। है, यूं कह लें। प्रोपोर्शनल है, हाँ। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर, तो फिर 50% से कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसका जो है वो काउंट 50% से धागा फाइन हो गया ना। या तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूँ ना, इंग्लिश काउंट होता है नंबर ऑफ 840 यार्ड्स पर पाउंड, अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 20 काउंट है तो 1 पाउंड के अंदर 20 इंटू 840 विच इज़ 17,800, 16,800 यार्ड होते हैं 1 पाउंड के अंदर। और अगर 30 काउंट होगा तो जाहिर है वो 30 इंटू 840 होंगे, बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएंगे। तो आपने अगर 20 फर्स्ट करें, आपको 20 की रोमिंग और आपने 30 का अकाउंट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? खींचेंगे, कितना खींचेंगे? उसको 1.5 गुना खींचेंगे ना, 1.5 गुना ताकि वो 1.5 गुना लंबा हो जाए। तो यानी फार्मूला ये होगा, जो काउंट आपने हासिल करना है उससे जो काउंट अवेलेबल है उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दें तो डेढ़ जो है 30/30। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? बड़ी जो डेट जवाब आया है, ये क्या है? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। How much to pull? इंक्रीज इन द लेंथ, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द हाउ मच टू पुल से सर वो फोर्स की कांसेप्ट आता है ना, इसका फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं, हाउ मच टू पुल तो यही है, हाउ मच टू हाँ, पुल, कितना क्या है, हाउ लॉन्ग टू पुल। हाँ सही। तो अब इसका क्या ड्रा बनेगा? उसको खींचना है, उसके लिए अब आपने एक सर्टल रोलर की वो बनानी है, दोनों की स्पीड बनानी है, ये 1.5 गुना खींचेगा। हाँ। और उसका आसान तरीका ये होता है कि जो बैक रोल होता है, अगर वो 1 की स्पीड पे चल रहा है तो इसको आप 1.5 पे चला देंगे। इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ, हाँ, ये तो इतना ही करेक्ट। सॉरी 1.5 करो, 1.5 पे चला देंगे। 1.5 गुना। तो वो फाइबर स्लिप कर रहे होंगे, तो आगे वाला तेज निकल रहे होंगे, फाइबर पीछे से स्लो आ रहे होंगे, तो वो भी आगे पतला धागा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जी, 20 डिवाइड बाई 0.8 क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 0.8 200 डिवाइडेड बाय 8 80 25, और 30 डिवाइड बाई 1.1 क्या होगा? तकरीबन 27 के करीब हो जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग होगा ना। 27 पॉइंट समथिंग 27.27 ठीक होगा जी। तो इसमें अब हम इसको ज़्यादा खींच रहे हैं। अब कॉमन सेंस का सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने ज़्यादा खींचने आपके पास 2 तरीके हैं, एक ये है कि आप बैक रोल की स्पीड कम कर दें, दूसरा ये है कि आप फ्रंट रोल की स्पीड ज़्यादा कर दें। लॉजिकली आप कौन सा करना चाहेंगे? फ्रंट की ज़्यादा करना चाहेंगे अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा ऑफ। ठीक है, फ्रंट की ज़्यादा करना चाहेंगे ना,
उससे फ़ायदा क्या होगा फ्रंट की ज़्यादा करने से? बैक की कम करने के मुकाबले में फ्रंट की ज़्यादा करने से क्या? थोड़ा सा फिर दोबारा, आपने पहले कहा था कि ड्राइव जो है वो डायरेक्ट होती है मोटर से। मैं कह रहा हूँ उसको भूल स्पिंडल जाएं। पे। आज आप स्पिनिंग मशीन डिज़ाइन करने लगे, आपने फैसला करना है ड्राइव कहाँ से देनी है। तो अब आप कहते हैं कि मैंने फैसला करना है मैंने बैक रोलर को देनी है, फ्रंट को देनी है। मैंने डिसाइड करना है मैंने फ्रंट की स्पीड ज़्यादा करनी है, बैक की स्लो करनी है। ये नाम डालते हैं ये तो हम्म? इस पे कोई लेक्चर नहीं आपको ऐसे जस्ट फॉर रीडिंग अगर कभी करना हो, जो आपने भी सारा कुछ किया है। इस पे नहीं, इस पे शायद मेरे नोट्स कहीं पड़े हों, ढूंढूं तो शायद मिल जाए। तो लॉजिकली आप क्या, आपका ऑप्शन है, आप बैक रोल की स्पीड कम कर दें या फ्रंट की ज़्यादा कर दें, आप कौन सा करना चाहेंगे कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ द वन दैट वी वांट टू डू। ये सवाल आपको समझ आ रहा है ना, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं। मैं समझ आ रहा तो हूँ। आप ख्याल में कॉमन सेंस से क्या करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से फ्रंट करना चाहिए अनलेस उसकी स्पीड से कोई ऐसा लॉस एक्सपेक्टेड है जो कि ठीक है, तो फ्रंट अदरवाइज आपकी फ्रंट करने से क्या फ़ायदा होगा? फ्रंट के करने से फायदा ये होगा कि अगर आप बैक कम कर देंगे तो जो आपकी एक तरह से मिनिमम स्पीड है वो कम होगी ना। ठीक है, और माय अजम्पशन है इसकी स्पीड से आउटपुट का ताल्लुक होना चाहिए क्योंकि आउटपुट को हाँ होना चाहिए बिल्कुल। अगर तो आप speed कम- फ्रंट रोल की स्पीड बढ़ाना चाहेंगे ताकि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। सारा हर बंदा यही चाहेगा प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो लॉजिकली फ्रंट रोल की स्पीड बढ़ानी चाहिए। ये बात ठीक है कि गलत है? सोच के बताएं, अभी 7 मिनट है। सही है नहीं तो तो पता ही है, तुरंत तो सोचने की लोड़ नहीं है। जापानियों ने की थी तो सोच समझ के की थी। अच्छा, फिर फ्रंट की ज़्यादा बढ़ानी चाहिए ना। नहीं, जापानियों ने ये नहीं किया सोच समझ के, वो फ्रंट की नहीं बढ़ाते, वो बैक की कम करते हैं। अब सवाल ये है कि आप ये चाहेंगे ना कि फ्रंट रोल की जब आपने काउंट चेंज करना है तो फ्रंट रोल की स्पीड बढ़ाएं। जी अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये फ्रंट रोल फर्क क्या स्पीड होती है जनरली इसकी, या हमें कोई आइडिया? RPM 300 से 400 300 से फर्ज करें ये 400 पे चल रहा था, ठीक है। तो आप कहते हैं कि हमें ये काउंट चेंज करना है तो हम इसको तकरीबन 440 पे ले जाएंगे, तो ये 30 का काउंट प्रोड्यूस हो जाएगा पीछे 1.1 की रोमिंग लगा के। तो आप कहेंगे इसको 40 पे ले जाऊँ जब मैंने काउंट चेंज करना है। अच्छा सॉरी एक सवाल है, पीछे रोइंग भी तो चेंज कर सकते हैं। वो तो कर दी ना, 1.1 कर दी, तो ऑलरेडी कर दी। अच्छा वो 0.8 से 1.1 कर रोइंग नहीं तो चेंज करनी जरूरी है। डिपेंड करता है किस काउंट से किस पे जा रहे हैं ना, 0.8 की रोइंग रखें फिर और ज़्यादा स्पीड बढ़ा स्पीड दें, और बढ़ा दें। वो भी कर सकते हैं। बट अभी वो देखते हैं ना कि वो कर सकते हैं या नहीं, अच्छा। उस पर आते हैं। उसके ऊपर वो एक वो हो सकता है अगली क्लास में चला जाए, उस सवाल को नोट कर लीजिएगा। सवाल ये है कि आप कहते हैं जब मैं काउंट चेंज करूं तो मैं 400 से RPM बढ़ा के 440 पे ले जाऊं ताकि मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। इस पर कोई और सवाल पैदा होता है? बिजली की कॉस्ट नहीं, इसके अलावा नहीं सवाल पैदा होता है। मेरे ध्यान से यही होता है कि जब स्पीड एक पॉइंट से ऊपर बढ़ेगी तो उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, अच्छा, मशीन का वेरिएंट बढ़ Breakage सकता है बढ़ सकता है, और ब्रेकेजेस लेकिन बेसिक सवाल क्या पैदा होता है? ब्रेकेजेस आने का चांस बढ़ सकता है। फिर आपको स्पिंडल की स्पीड भी इतनी बढ़ानी पड़ेगी। वो तो आप इनका वो तो ट्विस्ट के हिसाब से होगी। वो तो फिर इसका मतलब है कि वो DPI जो सा है उसके लिए आपको स्पिंडल की स्पीड उससे भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। वो तो आप TCP से बढ़ा देंगे ना, ये TP और DCP क्या है? ट्विस्ट चेंज पिनियन, यानी जिस व्हील के गियर के जरिए आप ट्विस्ट चेंज करते हैं। कितने ट्विस्ट करने हैं? हाँ, वो 30 सिंगल में ट्विस्ट ज़्यादा होगी। ये भी अगली दफ़ा हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब काउंट चेंज होने पे मैं कहता हूँ मैं 440 कर लूँ ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए, मैं सेम काउंट पे क्यों नहीं 440 करता? मैं 20 चलाते वक्त क्या मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ 30 चलाते वक्त चाहिए? ये सवाल है। ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम स्पीड रखी हुई है। आप ऑलरेडी जो मैक्सिमम चल सकते हैं उस पर चल रहे हैं, तो आप फ्रंट रोल की स्पीड चेंज नहीं कर सकते। बट फिर वही है ना, अगर करेंगे तो फिर उसमें क्या वो हो सकता है मशीन ही टूट के नीचे गिर जाए। हाँ। वो तो जो भी मैक्सिमम है, आप ऑलरेडी जो मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं ना। आपका जो है वो ये बुनियादी तौर पे ये जो पहला लिमिटिंग फैक्टर है स्पिंडल स्पीड, जो स्पिंडल घूम रहा है। ठीक है। अगर आप 20 सिंगल चला रहे हैं नॉर्मली, तो आपकी जो मशीन के स्पिंडल के जो मैक्सिमम RPM होंगे, जो रेवोल्यूशन पर मिनट में घूमेगा, वो 17,000 का टच कर लेंगे। ठीक है।
उससे ऊपर आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा जान बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाएगा, ब्रेकेज शुरू हो जाएगा। प्लस ये भी होगा कि जो फ्रंट रोल के आरपीएम होंगे वो इतने बढ़ जाएंगे कि वो बेरिंग गर्म हो जाएंगे, वो डैमेजिंग होने शुरू हो जाएंगे। जब आप 30 पे काउंट चलाएंगे तो आप उसी स्पिंडल के आरपीएम को बढ़ाने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि आपकी फ्रंट रोल डिलीवरी कम हो चुकी होगी। जो आपका फ्रंट रोल आरपीएम अगर 20 सिंगल के ऊपर 17,000 स्पीड के ऊपर 400 पे चल रहे थे तो फ्रंट रोल के आरपीएम, तो 30 सिंगल में जब आप 17,000 स्पीड चलाएंगे तो बिकॉज ऑफ हायर ट्विस्ट वो जो फ्रंट रोल आरपीएम है वो शायद 200 या 250 हो जाए, यानी उल्टा कम हो जाएंगे। कम हो जाए। अभी ड्राफ्ट को आप ना भी छेड़ें ना भी छेड़े। तो पहले तो फ्रंट रोल के आरपीएम उल्टा कम हो जाएंगे, फिर आप मजीद बैक रोल के और कम करेंगे क्योंकि आपने ड्राफ्ट डाला था। फिर आप क्या करेंगे कि अच्छा आप कहते हैं यार ये अभी कोई फाइनल काउंट है, इसमें ट्विस्ट चल रहा है तो आई कैन इंक्रीज द स्पिंडल स्पीड। तो आप स्पिंडल स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे 18,000 19,000 जहाँ तक आपका जान बर्दाश्त करे आप बढ़ा देंगे। उस हाईएस्ट स्पीड ऑफ स्पिंडल के ऊपर भी फ्रंट रोल आरपीएम और 30 सिंगल काउंट जो है वो 300 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जो आप 17,000 बता रहे हैं ये क्या चीज़ स्पिंडल स्पीड जो आपका तकला जो घूम रहा है, मशीन में आपने डाली है कि 17,000 की स्पिंडल स्पीड होनी चाहिए। जो स्पिंडल घूम रहा है ना, जो धागे को ट्विस्ट देके लपेट रहा है अपने ठीक ऊपर, है, ठीक उसकी है। आरपीएम रेवोल्यूशन, जैसे वो चरखे में तकला नहीं घूमता, समझ आ गया, वही समझ चीज़। आ अच्छा चलें, अब 2 मिनट में ना मैं आपको क्विकली कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ जिसकी आपने अगली दफ़ा तैयारी करनी है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ट्विस्ट मल्टीप्लायर। ट्विस्ट मल्टीप्लायर होता है, अगर ये सेव होगी तो कर दूँ। ट्विस्ट मल्टीप्लायर होता है ट्विस्ट डिवाइडेड बाय काउंट अंडर रूट। अच्छा, ठीक है, ये क्यों होता है ये एक अलग डिस्कशन है, बट आप अगर सेम हार्डनेस रखना चाहते होंगे किसी यान की तो आप उसका ट्विस्ट मल्टीप्लायर सेम रखते हैं। ट्विस्ट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि किसने बार ट्विस्ट होना है पर सेकंड, टीपीएस नहीं, वो ये है टीपीआई, ट्विस्ट पर इंच। ये है कि 1 इंच में कितनी ट्विस्ट होगी। ठीक है, और टीपीएस जो ट्विस्ट पर सेकंड है, टीपीएस तो है ही नहीं यहाँ पे। आप बोल रहे थे टीपीएस। टीपी नहीं, टीसीपी। टीसीपी होता है ट्विस्ट चेंज पिनियन, ट्विस्ट चेंज गियर, वो तो मशीन जिसके ज़रिए आप फ्रंट रोल और स्पिंडल स्पीड का रेशो डिटर्मिन होता है। तो अगर अब आपने 20 सिंगल बनाना है, फर्स्ट हमने ट्विस्ट मल्टीप्लायर 4 रखना है, 4 रख सकते हैं, 4 रखना है हमने ट्विस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अगर 4 रखना है ट्विस्ट मल्टीप्लायर और 20 सिंगल काउंट है तो आपका जो टीपीआई होगा वो हो जाएगा 4 × 20 अंडर रूट। तो 4 × 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, और अगर आपने 30 बनाना है तो आपका टीपीआई होगा 4 × 30 अंडर रूट। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप जब ट्विस्ट पर इंच बढ़ जाएंगे basically। ट्विस्ट पर इंच बढ़ जाएंगे टू हैव सेम हार्डनेस। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने कहा जी इस पे हम चला सकते हैं। ट्विस्ट पर इंच बढ़ने का मतलब है कि फिर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यही तो बात है, ट्विस्ट पर इंच बढ़ाने के लिए आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते बिकॉज आप ऑलरेडी हाई स्पीड पे हैं, आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, इसलिए काम करनी पड़ेगी ताकि ट्विस्ट पर इंच बढ़ जाए। तो अब आपका स्पिंडल चल रहा है 17,000 आरपीएम पे, 17,000 आरपीएम पे चल रहा है। इसको आप डिवाइड कर देंगे लीनियर स्पीड ऑफ द फ्रंट रोल। लीनियर स्पीड से बड़ा लीनियर तो आगे तो जाएगा, तो आगे जाएगा। नहीं, लीनियर स्पीड होगी ना जो आपका घूमने की speed- सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करके आप निकालते हैं आरपीएम इनटू अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। उसको आप बेसिकली फ्लैट लाइन में हाँ, convert flat कर- ठीक है, speed समझ है। आ गई। ठीक है ना, तो और लीनियर स्पीड उसकी होगी, फर्स्ट करें 400 पे चलता है अगर 27 का डायमीटर है उसका। 427 का डायमीटर होता है, वरना डायमीटर हम एक्स भी ले सकते हैं क्योंकि वो डायमीटर सेम रहेगा। तो 400 × 27, अगर 27 लेकिन इंच नहीं है ना, मिलीमीटर मिलीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर कर एक्स कर लेते हैं, हाँ 1 इंच कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंच अगर इसका डाया होगा तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा पाई आर, तो पाई हो जाएगा पाई डी, 2 पाई आर होता है ना, तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अज्यूमिंग कि वो 1 इंच है, डाया 1 इंच है डाया वाली तो फिर बार पाई रहेगा ना, डाया इज इक्वल टू 1 इंच। तो इस केस में ये आपकी आएगी इक्वल टू 4 को 4 से कर देना, 4 × 20 अंडर रूट। पाई हुई है।
ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हम 30 बनाएंगे तो हम 18,000 तक ले जा सकते हैं इसकी स्पिंडल स्पीड इन केस ऑफ 30। अब सवाल ये है कि उसकी स्पीड क्या होगी फ्रंट रोल की, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप बैक रोल की स्पीड भी कैलकुलेट कर, और उसकी बेस पे आपने आउंसेस पर शिफ्ट निकाल लें। ये आप लोगों का होमवर्क।